इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 2 ऑफ सी प्लस प्लस। और यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज सी प्लस प्लस हिस्ट्री। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड टू सी प्लस प्लस हिस्ट्री। तो सबसे पहला पॉइंट है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन 1980 बाई जार्ने स्ट्रॉस्ट्रो at Bell Laboratories of AT&T American Telephone and Telegraph located in USA. So C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो 1980 में डेवलप हुई थी। किन्होंने डेवलप की थी ये? बाई जार्ने स्ट्रॉस्ट्रूप। यहाँ पे बी साइलेंट रहेगा, सो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा जार्ने स्ट्रॉस्ट्रूप। और ये डेवलप हुई थी बेल लेबोरेटरीज में ऑफ AT&T। AT&T का फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ और इसकी लोकेशन है, इट इज लोकेटेड इन USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जार्ने स्ट्रॉस्ट्रूप इज नोन एज द फाउंडर ऑफ C++ लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इट वॉज डेवलप्ड फॉर एडिंग अ फीचर ऑफ, ये डेवलप कर लीजिए यहाँ पे, इट वॉज डेवलप्ड फॉर एडिंग अ फीचर ऑफ OOP। OOP होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। It was developed for adding a feature of OOP, object-oriented programming, in C without significantly changing the C component. C लैंग्वेज में ही फर्दर एडिशन था। सो C लैंग्वेज के जो बेसिक कंपोनेंट्स है उसको भी चेंज नहीं करना था, प्लस कुछ नया भी ऐड करना था। नया क्या ऐड किया गया इसमें? OOP का फीचर। OOP होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे डिटेल में। तो उन फीचर्स को ऐड करने के लिए और सी लैंग्वेज के कंपोनेंट को चेंज नहीं करना था बेसिकली, ठीक है, इसीलिए इसको C++ कहा गया। देखिए C++ का मतलब क्या है, सी के तो बेसिक कंपोनेंट्स है ही है इसमें, ठीक है। प्लस प्लस मतलब ये प्लस प्लस आया है एडिशनल फीचर के लिए, और वो एडिशनल फीचर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो फीचर्स हैं वो सारे इस प्लस प्लस में आ जाएंगे। बाकी सी के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो डेफिनेटली इसमें है। तो ये लैंग्वेज देखा जाए तो सी की एक सुपरसेट कहलाएगी। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हम देखेंगे। जैसे देखिए ये सी लैंग्वेज हो गई, सपोज इसको हम सी कह लेते हैं। सुपरसेट मतलब इस तरीके से, सपोज यदि डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करें तो ये C++ हो गई। मतलब सी के फीचर्स तो है ही है उसमें, प्लस अपने एडिशनल फीचर्स भी हैं। तो ये C++ क्या कहलाएगी? सी की सुपरसेट। और सी को क्या कहेंगे? सी सबसेट है C++ का, ठीक है। सी क्योंकि स्मॉलर है C++ से, तो वैसे स्मॉलर नहीं, फीचर्स में भी डेफिनेटली C++ में फीचर्स ज़्यादा हैं। तो सी को कहेंगे सबसेट ऑफ C++ और C++ को कहेंगे सुपरसेट ऑफ सी। सो C++ प्रोग्रामिंग इज रिलेटिव कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ C, ठीक है। ये C का ही रिलेटिव कह लीजिए एक तरीके से। और रिलेटिव में भी क्या रिलेशन होगा? ये सुपरसेट है C का। इट मीन्स एनी वैलिड C प्रोग्राम इज ऑल्सो अ वैलिड C++ प्रोग्राम। कोई भी वैलिड C प्रोग्राम जो है वो एक C++ प्रोग्राम तो होगा ही, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा कि कोई C++ प्रोग्राम है वो एक वैलिड C प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि C++ तो C के फीचर्स को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन C++ के फीचर्स को नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि C सबसेट हो गया। तो C का प्रोग्राम तो वैलिड C++ प्रोग्राम कहलाएगा, लेकिन C+ उल्टा नहीं होगा इसका कि कोई भी C++ प्रोग्राम को हम C प्रोग्राम नहीं कह सकते वैलिड, ठीक है। सो ये पॉइंट्स हो गए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, C++ लैंग्वेज से पहले कुछ लैंग्वेजेस जो आई थी उसका ये टेबुलर फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है। सो ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार। लेट्स सी द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट वर डेवलप्ड बिफोर C++ लैंग्वेज। तो ये हो गई लैंग्वेज किस साल में ये डेवलप हुई थी और किन्होंने डेवलप की थी, डेवलप्ड बाई। सो सबसे पहले थी एल्गोल, ये 1960 में डेवलप हुई थी। ये डेवलप की थी इंटरनेशनल ग्रुप ने, ठीक है। ये कोई एक इंडिविजुअल ने नहीं किया था, एक ग्रुप था जिसका नाम था इंटरनेशनल ग्रुप, उन्होंने डेवलप की थी 1960 में। सो फर्स्ट लैंग्वेज हो गई एल्गोल। देन आई BCPL, वो 1967 में डेवलप की थी, किन्होंने? मार्टिन रिचार्ड ने। देन आई बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज 1970 में आई थी, ये डेवलप की थी केन थॉमसन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार MCQs आ जाते हैं और आपको पता भी रहना चाहिए कि सी से पहले बी भी कोई लैंग्वेज थी और वो अराउंड 1970 आई थी और इनके डेवलपर थे केन थॉमसन।
नाउ फिर ट्रेडिशनल सी आई, मतलब जो ओरिजिनल सी थी, बाद में तो और भी फीचर्स ऐड हो जाते हैं, बट जो बिल्कुल पहले सी लैंग्वेज थी ट्रेडिशनल सी, जो सबसे पहली बार आई थी वो 1972 में आई थी, और वो डेवलप की थी डेनिस रिची ने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सी लैंग्वेज कब आई थी और किन्होंने डेवलप की थी। सो ट्रेडिशनल सी 1972 में आई थी, इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। फिर आई के एंड आर सी, ये डेवलप हुई थी इन द ईयर 1978। ये दो लोगों ने मिलकर डेवलप की थी, कैर्निघान एंड डेनिस रिची ने। ठीक है, डेनिस रिची मतलब सी के जो डेवलपर थे प्लस कैर्निघान। सो के एंड आर सी वो लैंग्वेज कहलाई, वो ये 1978 में आई थी, डेवलप्ड बाय कैर्निघान एंड डेनिस रिची। फिर फाइनली सी प्लस प्लस आई इन द ईयर 1980 एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय जार्ने स्ट्रॉस्ट्रो। ठीक है, सो ये लैंग्वेजेस हो गई, एल्गोल, बीसीपीएल, बी, ट्रेडिशनल सी, के एंड आर सी, सी प्लस प्लस। बेसिकली दो ज़्यादा पूछे जाते हैं जनरली एमसीक्यूज में भी और नॉर्मली भी जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, कि सी लैंग्वेज कब आई थी, किन्होंने डेवलप की थी। सो 1972 में बाय डेनिस रिची। और सी प्लस प्लस कब आई थी, किन्होंने डेवलप की थी, सो 1980 में बाय जार्ने स्ट्रॉस्ट्रो। ठीक है, तो सी सी प्लस प्लस का तो आप डेफिनेटली याद रखिए, और बाकी भी रख सकते हैं, तो वेल एंड गुड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अब सी प्लस प्लस के कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं यहाँ पे। फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस, तो यहाँ आपको जो है पॉइंट वाइज दिया गया है, सिंपल, फिर इसको डिटेल में भी देखेंगे हर एक फीचर को। फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस एक सिंपल लैंग्वेज है, क्लैरिटी है इस लैंग्वेज में, फिर ये मशीन इंडिपेंडेंट है, पोर्टेबल है। इसका मतलब ये कहीं भी डेवलप कीजिए इसको, ये किसी भी मशीन पे रन कर जाएगी, किसी और लोकेशन की मशीन पे भी। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी लाइब्रेरी रिच है, रिच लाइब्रेरी है। देन मेमोरी मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा है, क्विकर कंपाइलेशन इसके कोड का जल्दी हो जाता है, पॉइंटर्स के कंसेप्ट को ये सपोर्ट करती है, रिकर्शन को सपोर्ट करती है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स को सपोर्ट करती है, और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स को ही शॉर्ट में एडीटी भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी कई बार आ जाता है कि ये एडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। सो इट स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। देन ये एक्सटेंसिबल है, मतलब एक बार डेवलप हो गई तो उसमें और भी उसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं, उसी में नया कोड ऐड कीजिए तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को ये लैंग्वेज सपोर्ट करती है। कॉन्सेप्ट जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आगे हम डिटेल में देखेंगे, बट कुछ मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, जैसे क्लासेस का, ऑब्जेक्ट्स का, पॉलीमॉर्फिज्म, देन फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। सो वो डिटेल में आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। देन कंपाइलर बेस्ड है ये लैंग्वेज, नेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, ये रीयूजेबिलिटी है, इसका कोड रीयूज़ किया जा सकता है। एरर्स आर इजीली डिटेक्टेड, इसमें एरर्स इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत पावरफुल लैंग्वेज है और बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। ये एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। रीडिफाइन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनको दोबारा से भी डिफाइन किया जा सकता है। मॉडलिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मॉडल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सी प्लस प्लस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस। अब एक एक दो लाइन में इनकी कुछ डिटेल्स देख लेंगे। सो यहाँ भी देखिए ये पॉइंट वाइज मैंशनड है, और भी क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ लॉट्स ऑफ फीचर्स दैट आर गिवन बिलो, जैसे सिंपल, एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिच लाइब्रेरी, मेमोरी मैनेजमेंट, क्विकर कंपाइलेशन, पॉइंटर्स, रिकर्शन, एक्सटेंसिबल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर है compiler based, reusability, national standards, errors are easily detected, power and flexibility, strongly typed language है, redefine existing operators, modeling real world problems, clarity। थोड़ा order change है but same है, यही same points है। ठीक है, आप कहीं से भी देख सकते हैं पॉइंट्स को। सो टोटल 21 फीचर्स हैं। अब एक एक करके एक एक दो लाइन में हर एक फीचर को देखेंगे हम। तो सिंपल जो फीचर है इसका मतलब क्या होता है? C++ is a simple language because it provides a structured approach to break the problem into parts, a rich set of library functions, data types, etc. ये एक simple language है क्योंकि ये structured approach provide करती है, मतलब ये एक problem को parts में divide कर देती है and फिर उन parts को individually solve करती है, और इसके पास अपने रिच सेट है लाइब्रेरी फंक्शंस के, मतलब ऑलरेडी फंक्शंस जो एग्जिस्ट करें बस उनका यूज़ करना, बार बार कंप्लीट कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बस उन फंक्शंस को यूज़ करिए
वो ऑलरेडी प्री कोडेड है कुछ फंक्शंस, बहुत रिच सेट ऑफ जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, तो सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है, एज अ हेडर फाइल इंक्लूड करना है उसको, वो देख लेंगे कैसे, ये डिटेल में मैं बाद में डिस्कस कर लूँगी। देन डाटा टाइप्स है, बहुत सारे डाटा टाइप्स को ये लैंग्वेज सपोर्ट करती है, इन सब की वजह से ये लैंग्वेज सिंपल हो जाती है। अभी सुनने में कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बट इन्हीं की वजह से ये लैंग्वेज एक्चुअली में सिंपल हो जाती है। जैसे रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस है, तो बार बार आपको हर फंक्शन को डिटेल में नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ उस फंक्शन का नाम लेना है और बस, वो ऑलरेडी प्री कोडेड है, तो वो सिंपली सिर्फ नेम से ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, जिसको एडीटी भी कहते हैं। इन सी प्लस प्लस कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग क्लासेस। सो कुछ कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स होते हैं जिनको एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स कहा गया है, एडीटी, इनको अपनी तरफ से क्रिएट किया जा सकता है, सी प्लस प्लस में क्रिएट कर सकते हैं इसको, और किस किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, क्लासेस का। और क्लासेस क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, और क्योंकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये क्लासेस को सपोर्ट करती है, और इन क्लासेस की मदद से ही कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स जो है क्रिएट किए जा सकते हैं, और इन्हीं कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स को कहा गया है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, एडीटी। ना नेक्स्ट फीचर देखते हैं, नेक्स्ट फीचर है पोर्टेबल। C++ is a portable language and programs made in it can be run on different machines. C++ एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, और इसका प्रोग्राम जो किसी एक मशीन पे सपोज डेवलप किया गया, बट इसको किसी भी मशीन पे हम रन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें डेवलप हुई है बस उसी मशीन पे वो रन करेगा। तो पोर्टेबल का मतलब यही होता है कि अलग अलग लोकेशंस पे कहीं पे भी ये मशीन रन कर जाएगी। और ऑब्जेक्ट के मामले में पोर्टेबल वर्ड का मतलब होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, बट क्योंकि ये तो एक कोड है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसका मतलब होगा कोड के फॉर्म में कि ये किसी भी मशीन पे रन कर जाएगी। देन फोर्थ फीचर है मिड लेवल और इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ includes both low-level programming and high-level language, मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सब के फीचर्स सी प्लस, सब फीचर्स तो नहीं होंगे, बट कहने का मतलब दोनों के ही फीचर्स C++ में है, इसीलिए इसको मिड लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। सो इट इज़ नोन एज अ मिड लेवल एंड इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है समवेयर इन द मिडिल। इट इज़ यूज्ड टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन सच एज कर्नल ड्राइवर, ये सिस्टम एप्लीकेशंस को भी बना सकती है और नॉर्मल एप्लीकेशंस को भी, जो सिंपल एप्लीकेशंस होंगी उन्हें भी बना सकती है। इसलिए ये लैंग्वेज लो लेवल हाई लेवल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को दोनों को ही सपोर्ट करती है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होते हैं ये भी C++ की मदद से बन सकते हैं। और ड्राइवर क्या होता है, कोई भी हार्डवेयर जब हम हार्डवेयर यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, जैसे पीसी से या लैपटॉप से आपको कोई प्रिंटर कनेक्ट करना है, तो वो डायरेक्टली नहीं चलेगा कि आपने वायर से कनेक्ट कर दिया और वो चल गया। उस प्रिंटर के कॉरस्पॉन्डिंग एक सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको, नेट पे अवेलेबल होगा, तो वहाँ पे उसका ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले वो उसी को है तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर ही, पर ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज़ होते हैं। मतलब प्रिंटर को जो प्रिंटर चलाना है तो उसी का एक ड्राइवर मिलेगा, मतलब सॉफ्टवेयर मिलेगा, उस सॉफ्टवेयर को रन करना है तभी फिर वो प्रिंटर काम करेगा। फिर आप उसको केबल से कनेक्ट करके जो प्रिंट कमांड वगैरह देंगे वो तभी वर्क करेगी, जब तक आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा। तो हर हार्डवेयर को जब भी हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उससे रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को ड्राइवर कहा जाता है जो हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज़ होता है। जब तक आप उस प्रिंटर का वो ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करेंगे, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो वो प्रिंटर आप नहीं चला सकते। ये प्रिंट कमांड और ये सब तभी दे पाएंगे जब आप मतलब केबल से तो कनेक्ट कर ही देंगे, फिर वो सॉफ्टवेयर भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उस प्रिंटर के कॉरस्पॉन्डिंग। हर हार्डवेयर के अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, मतलब ड्राइवर्स होते हैं, तो जो भी आप कनेक्ट करना चाहें उसके अकॉर्डिंग आपको ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। नाउ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ is a structured programming language. In this, we can divide the program into several parts using functions. ये एक structured programming language, इसमें बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किसकी मदद से, फंक्शंस की मदद से, और फिर उन फंक्शंस को जहाँ जिसकी ज़रूरत है तो फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं।
कैसे करना है ये तो डिटेल आगे कोडिंग में देखेंगे, तो बहुत डेप्थ में अभी सोचना भी नहीं इनके बारे में, आप बस ये वीडियो एक बार देखते जाइए इन कॉन्सेप्ट्स को। रिच लाइब्रेरी, सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस दैट मेक द डेवलपमेंट फास्ट। इसके पास अपने बहुत सारे फंक्शंस होते पहले से ही बने बनाए, ताकि बार बार कोड ना करना पड़ेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो पहले से ही बने हुए हैं, आपको सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करना। उसकी वो फंक्शंस फिर किसी हेडर फाइल में मेंशन रहते हैं। हेडर फाइल होता है जब भी आप कोड लिखेंगे तो ऊपर कुछ फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती है आपको। जब आपको पता है कि कोई, जैसे कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है और आपको पता है कि स्क्वायर रूट, पावर, इन सब फंक्शंस का यूज़ होने वाला है, तो आप सीधा क्या करेंगे, बार बार उसकी कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक देखिए, ये सी मैथ करके एक हेडर फाइल अवेलेबल है ऑलरेडी, इसमें वो सारे फंक्शंस है, स्क्वायर रूट, मैथमेटिकल, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो पहले से ही प्री डिफाइंड है। आपको सिर्फ वो उस फंक्शन का नाम लिखना है, जैसे स्क्वायर रूट के लिए SQRT, और जो भी वैल्यू आपको देनी वो खुद कैलकुलेट कर देगा। लेकिन उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए जो इनबिल्ट फंक्शंस है वो किसी हेडर फाइल में होते हैं, आपको वो हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी कोड में। हेडर फाइल पहले ही यूज़ कर ली जाती है। मेन बॉडी ऑफ कोड जैसे ये हो गई, हेडर फाइल सबसे पहले ऊपर यूज़ होंगी, ठीक है। तो कुछ हेडर फाइल्स जो है आप सीधा जैसे सी मैथ हेडर फाइल यूज़ कर ली, यहाँ पे लिख देना आपको। वो कैसे लिखना वो तो कोडिंग में बताऊंगी मैं कि कैसे इंक्लूड करते इसको। और यहाँ सपोज आपको मैथमेटिकल कुछ फंक्शन की ज़रूरत पड़ी तो आप बस उस फंक्शन का नाम लिखिए। वो फंक्शन ऑलरेडी कहाँ डिफाइंड है, सपोज यहाँ सी मैथ हेडर फाइल थी, उसमें ऑलरेडी वो है, तो इसलिए डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है कि बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा आपको सिर्फ हेडर फाइल इंक्लूड करनी है और उसका फंक्शन ऑलरेडी जो है उसमें डिफाइंड है, बस आपको फंक्शन का नाम लिखना है, दैट्स इट। सो फॉलोइंग आर द लाइब्रेरीज यूज्ड इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो देखिए, इसके पास अपने इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट फास्ट रहती है। और ये इनबिल्ट फंक्शंस मतलब ये बहुत सारी हेडर फाइल्स ऑलरेडी होती है सी प्लस प्लस में, इसलिए इसको रिच लाइब्रेरी कहा गया है। सो फॉलोइंग आर द लाइब्रेरीज यूज्ड इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो कुछ हेडर फाइल्स की या लाइब्रेरीज की बात करें तो देखिए ये है IO स्ट्रीम, सी मैथ, सी STD लाइव मतलब सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, फिर F स्ट्रीम। ये बस आप अभी के लिए देख लीजिए, ये एक्चुअल कोडिंग में आपको इनका इम्प्लीमेंटेशन या यूज समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट फीचर है मेमोरी मैनेजमेंट। सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स वेरी एफिशिएंट मैनेजमेंट टेक्निक्स। इधर मैनेजमेंट टेक्निक्स मतलब मेमोरी मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो बहुत एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है सी प्लस प्लस। द वेरियस मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स हेल्प सेव द मेमोरी एंड इम्प्रूव द प्रोग्राम्स एफिशिएंसी। मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता इसमें, मेमोरी की बचत होती, मतलब जहाँ मेमोरी ज़रूरत है बस तभी मेमोरी को एलोकेट किया जाता, मतलब दिया जाता है प्रोग्राम को, या कोडिंग में कोई भी वेरिएबल हुआ या जितनी भी मेमोरी चाहिए उतना दे दिया गया मेमोरी। और यदि मेमोरी नहीं, मतलब वो वेरिएबल यूज़ में नहीं है या वो फंक्शन यूज़ में ही नहीं हो रहा है, तो फिर मेमोरी वापस ले ली जाती है उससे, ठीक है। और किसकी मदद से होता है ये मेमोरी लेना और देने का काम, ये ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं सी प्लस प्लस में, उनकी मदद से ये किया जाता है। दीज ऑपरेटर्स एलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। पहले से मेमोरी नहीं दी जाती है, जब एक्चुअल में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसी टाइम मेमोरी देख ली जाती है किसको कितनी डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट की जाती है। और जब देखा जाता है कि अब मेमोरी की वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेमोरी ले ली जाती है उससे, वेरिएबल से कह लीजिए या फंक्शन से। जहाँ भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई तो इमीडिएटली उस मेमोरी को ले लिया जाता है वापस, तो वेस्टेज नहीं होती मेमोरी की। सम कॉमन मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी प्लस प्लस आर, जैसे न्यू और डिलीट कुछ ऑपरेटर्स हो गए। न्यू ऑपरेटर का काम होता है एलोकेट करने का मतलब वो मेमोरी को एलोकेट करेगा, और जब भी मेमोरी हटानी पड़ेगी तो डिलीट ऑपरेटर का काम होता है वो, ठीक है। सो एलोकेशन के लिए न्यू ऑपरेटर हो गया और डी एलोकेट के लिए डिलीट। जो हमने मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स की बात की थी ना, तो वो है न्यू एंड डिलीट। बाकी भी ऑपरेटर्स यूज़ में आते हैं बट ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। फिर से मैं ये पॉइंट एक बार रीड कर देती हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट, C++ provides very efficient management techniques. The various memory management operators help save the memory and improve the program's efficiency. These operators allocate and deallocate memory at runtime. Some common memory management operators available in C++ are new, delete. यहाँ पे in लिख लीजिएगा, available in C++.
नेक्स्ट फीचर है क्विकर कंपाइलेशन, इसका कंपाइलेशन क्विकली हो जाता है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स टेंड टू बी कॉम्पैक्ट एंड रन क्विकली, ये थोड़े कॉम्पैक्ट प्रोग्राम्स होते हैं और जल्दी रन हो जाते हैं। हैंस द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज फास्ट, तो ये लैंग्वेज पहले कंपाइल होती है और फिर एग्जीक्यूट होती है, तो दोनों ही प्रोसेस फास्ट हो जाती है सी प्लस प्लस में, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट लैंग्वेज है। So quicker compilation है C++ programs tend to be compact and run quickly. Hence the compilation and execution time of the C++ language is fast. Now next feature है कि ये pointers के feature को support करती है, pointers के concept को। C++ provides the feature of pointers, ये बहुत important concept है, ये भी हम programming के through आगे देखेंगे। We can use pointers for, अब pointers का use किस किस के लिए होता है? For memory, structures, functions, array, etc. इन सब में पॉइंटर्स का यूज होता है। वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी बाय यूजिंग द पॉइंटर्स, पॉइंटर्स की मदद से डायरेक्ट मेमोरी से इंटरेक्शन हो जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉइंटर्स का, और ये कैसे इंटरेक्ट करता है ये तो फिर कोडिंग के थ्रू ही कॉन्सेप्ट्स आएंगे, अभी सिर्फ आप याद रखिए कि पॉइंटर नाम की कोई चीज़ है। सो सी प्लस प्लस सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर। सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स द फीचर ऑफ पॉइंटर्स। वी कैन यूज पॉइंटर्स फॉर memory, structures, functions, array, etc. We can directly interact with the memory by using the pointers. Then है recursion. In C++ we can call the function within the function. एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है, ठीक है, या उसको कॉल किया जा सकता है। एक फंक्शन है, सपोज ये कर, हम सपोज ABC एक फंक्शन है, एग्जाम्पल है, अभी एक्चुअल कोडिंग की भी मैं यहाँ बात नहीं कर रही, बट सपोज ऐसा कोई फंक्शन है और ये सपोज इसका कोड है। यहाँ पे हमने किसी और फंक्शन को XYZ करके, कोई और फंक्शन है XY और Z, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है तो उसको हम कॉल कर सकते हैं। वो फंक्शन कहीं और डिफाइंड है, ठीक है, ऐसे करके फिर आगे कोड लिख लीजिए, ये ख़त्म। तो रिकर्शन का मतलब यही होता है। ये तो नेस्टेड फंक्शन हो गया कि किसी और को फंक्शन लेके आए, लेकिन देखिए रिकर्शन जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ तो जैसे XYZ को कॉल किया हमने, ये तो नॉर्मल फंक्शन का कॉल हो गया, लेकिन रिकर्शन क्या होता है, यदि इसी फंक्शन को हम कॉल करना चाहें तब इसी कोड में हम ABC को भी कॉल कर सकते हैं। XYZ की बजाय सेम फंक्शन का नेम भी यूज हो जाता है ABC करके, ठीक है। तो यहाँ तो जैसे XYZ डिफरेंट फंक्शन को कॉल किया हमने, रिकर्शन का मतलब उसी फंक्शन को उसी फंक्शन में हम कॉल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी फॉर एवरी फंक्शन, और ये सब कोडिंग के थ्रू आपको क्लियर होगा। सो एक ऑर्डर में, प्लेलिस्ट में जिस ऑर्डर में है आप देखते जाइए, सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। सो रिकर्शन के कॉन्सेप्ट को ये सपोर्ट करता है। इन C++ वी कैन कॉल द फंक्शन विद इन द फंक्शन। इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी फॉर एवरी फंक्शन। सपोज इसी का कोड बार बार यूज़ करना है तो बार बार ABC को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा उसको कॉल कीजिए तो वही फंक्शन दोबारा से रिपीट हो जाएगा। कुछ ऐसे फीचर, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं या लॉजिक जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि एक ही उसी सेम फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे रिकर्शन का कॉन्सेप्ट काम आता है। देन है एक्सटेंसिबल। C++ प्रोग्राम्स कैन ईजिली बी एक्सटेंडेड एज इट इज़ वेरी इजी टू ऐड न्यू फीचर्स इनटू द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। मतलब पुराना कोड है, उसमें कुछ नया ऐड करना है तो पुराने को आपको ज़्यादा वो टच नहीं करना है, आपको बस अपनी तरफ से नया जो भी कोड है वो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं उसमें, नए फीचर्स, तो वो वही क्या हो गया, अब एक्सटेंड हो गया। तो C++ प्रोग्राम्स कैन ईजिली बी एक्सटेंडेड एज इट इज़ वेरी इजी टू ऐड न्यू फीचर्स। एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में, मतलब जो पहले से प्रोग्राम है उसमें नए फीचर्स ऐड करना बहुत आसान है, इसीलिए लैंग्वेज इजीली एक्सटेंड कर दी की जा सकती है। सो इसीलिए इसको कहा गया है एक्सटेंसिबल। नाउ नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती है ये लैंग्वेज। इन C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स लाइक, अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, जैसे डाटा हाइडिंग हो सकता है, देन एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट आएगा आपका, और फिर डाटा एब्स्ट्रैक्शन का। So concepts like data hiding, encapsulation and data abstraction can easily be implemented. अब ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं ये तो डेप्थ में आगे आएगा, बट आप एटलीस्ट याद रखिए कि ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। और भी कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट कुछ यहाँ मेंशन्ड है, जैसे डाटा हाइडिंग का,
एनकैप्सुलेशन है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, और इनको किन की मदद से इम्प्लीमेंट किया जाता है, कुछ कीवर्ड्स कह लीजिए, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स और भी हो गए, जैसे क्लासेस की मदद से, ऑब्जेक्ट्स क्लासेस, इन सब की मदद से क्लास, फिर प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, इन कीवर्ड्स का यूज़ करके इनको एक्सेस स्पेसिफायर्स कहा जाता है। मतलब उस कोड को प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है कि प्रोटेक्टेड रखना है, इनकी मदद से हम वो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट यूज़ करिए, यदि कोड में कहीं पे भी उसका यूज़ कोई और कर सकता है, कोई दूसरी क्लास, तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड, इसको भी देखेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप आगे आगे की वीडियोस में देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेक्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ईजियर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स की मदद से ही डेवलपमेंट और मेंटेनेंस दोनों ही ईजी हो जाती है। So C++ supports the concept of object-oriented. In C++, object-oriented concepts like data hiding, encapsulation, and data abstraction can easily be implemented using keyword class, private, public, and protected access specifiers. Object-oriented makes development and maintenance easier. ठीक है, अब next feature देख लेते हैं, that is compiler based. ये compiler based language है, इसको compile करना पड़ता है पहले, फिर ये execute होगी। C++ is a compiler-based programming language, which means no C program can be executed without compilation. वो compile किए बगैर execute होगा ही नहीं। execute मतलब run, डायरेक्ट रन नहीं होगा, पहले उसको कंपाइल करना पड़ेगा, और इसके कंपाइलर्स अवेलेबल हैं। सो सी प्लस प्लस कंपाइलर इज़ ईजिली अवेलेबल। सी प्लस प्लस का कंपाइलर बहुत ईजिली अवेलेबल है, एंड इट रिक्वायर्स वेरी लिटिल स्पेस फॉर स्टोरेज, और ये कंपाइलर बहुत कम स्पेस घेरता है स्टोरेज के लिए। फर्स्ट वी नीड टू कंपाइल आवर प्रोग्राम यूजिंग अ कंपाइलर, एंड देन वी कैन एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। पहले हम प्रोग्राम को कंपाइलर की मदद से कंपाइल करेंगे और उसके बाद वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। So it is compiler based. C++ is a compiler based programming language, which means no C++ program can be executed without compilation. C++ compiler is easily available, and it requires very little space for storage. First we need to compile our program using a compiler, and then we can execute our program. ठीक है, पहले compile होगा फिर वो execute होगा। Now next feature है reusability का। With the use of inheritance of functions, programs written in C++ can be reused in any other program of C++. इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो जाता है, मतलब पेरेंट चाइल्ड का ऑलरेडी कोड है मेंशन, आप उसी में अपना नया कुछ ऐड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग क्लासेस में ही नया अपना फीचर्स ऐड कर दीजिए, वो चाइल्ड क्लास कहलाएगी। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, जो कि हम कोडिंग के थ्रू आगे देखेंगे। बस आप यहाँ पे ये पॉइंट देख लीजिए। यू कैन सेव प्रोग्राम पार्ट इनटू लाइब्रेरी फाइल्स एंड इन्वोक देम इन योर नेक्स्ट प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट सिंपली बाय इंक्लूडिंग द, आपने सपोज जो कोडिंग कर ली उसको एक एज ए लाइब्रेरी फाइल बना दीजिए, उस प्रोग्राम को उसमें सेव कर दीजिए। वैसे सपोज 4-5 प्रोग्राम बना लिए, वो लाइब्रेरी फाइल में सेव हो गया। आपको नेक्स्ट कोई प्रोग्राम में सपोज वो कोड इंक्लूड करना है, तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था हेडर फाइल्स का कॉन्सेप्ट, इस लाइब्रेरी फाइल को एक हेडर फाइल के फॉर्म में आप उस कोड में यूज़ कर लीजिए, तो कंप्लीट कोड आपका जो है फिर नए प्रोग्राम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हेडर फाइल की तरह उसको यूज़ करना है। एक लाइब्रेरी फाइल बन गई उसकी, बस यहाँ से वो कोड ऑटोमेटिक ले लेगा। न्यू प्रोग्राम्स कैन बी डेवलप्ड इन लेसर टाइम एज द एग्जिस्टिंग कोड कैन बी रीयूज्ड। न्यू प्रोग्राम इजीली डेवलप हो जाएंगे कम टाइम में, क्योंकि एग्जिस्टिंग कोड रीयूज हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू डिफाइन सेवरल फंक्शंस विद सेम नेम दैट परफॉर्म डिफरेंट टास्क। यहाँ पे क्या है, सेम नेम के डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनके टास्क अलग अलग होंगे, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी हम देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट करके एक फंक्शन है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, यही सेम फंक्शन किस किस की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है, एक इंटीजर वेरिएबल को भी की भी वैल्यू को, मतलब इंटीजर की वैल्यू को भी उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर देगा, फ्लोट की भी और लॉन्ग इंटीजर की भी, बट उसका फिर थोड़ा थोड़ा जो है कोडिंग में डिफरेंस होगा, बट फंक्शन नेम सेम यूज़ हो सकता है। सो ये भी कन्वीनियंस हो गई कि सबके लिए अलग अलग डिफरेंट एब्सोल्यूट इंटीजर, एब्सोल्यूट फ्लोट, ऐसे पूरा पूरा नाम नहीं बदलने की ज़रूरत है, सेम नेम रहेगा पर वो सबके लिए यूज़ हो जाएगा।
So it supports the concept of reusability. With the use of inheritance of functions, programs written in C++ can be reused in any other program of C++. You can save program parts into library files and invoke them. Invoke मतलब बुलाना उन functions को या उन library files को, बस invoke करना अपने अगले programming project में. पूरा पूरा code नहीं लिखना पड़ेगा. And invoke them in your next programming project simply by including the library files. उस library file को include कीजिए, वो सारा code जो पहले आपने लिखा है वो नए programming project में पूरा का पूरा जो है काम आ जाएगा. न्यू आपको दोबारा से एक भी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी. लाइन सिर्फ वो लिखनी पड़ेगी जो आप नई इंक्लूड कर रहे हैं उसमें. न्यू प्रोग्राम्स कैन बी डेवलप्ड इन लेसर टाइम एज द एग्जिस्टिंग कोड कैन बी रीयूज्ड. It is also possible to define several functions with same name that perform different tasks. For example, ABS absolute, it is used to calculate the absolute value of integer float and long integer. Now next feature है national standards का. C++ has national standards such as ANSI, ANSI. ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म हम देखेंगे. अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट वो है, लेकिन यहाँ बहुत डेप्थ में उन चीज़ों को हमें नहीं देखना. बस ये याद रखना कि ये किन के नेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है. सच एज एनसी नेशनल स्टैंडर्ड्स ये फॉलो करता है, ANSI. सो एरर्स इसमें इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं. एरर्स आर इजीली डिटेक्टेड. इट इज़ ईजियर टू मेंटेन अ C++ प्रोग्राम्स एज एरर्स कैन बी इजीली लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड. एरर्स को इजीली लोकेट भी किया जा सकता है, मतलब डिटेक्ट करना कि कहाँ पर एरर है, और उसको फिर जब एरर की लोकेशन ही पता चल गई कि कहाँ पर है तो इजीली फिर उसको रेक्टिफाई मतलब करेक्ट भी कर दिया जाता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ फीचर कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग टू सपोर्ट एरर हैंडलिंग इन योर प्रोग्राम. कोई भी जो एरर अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ जाते हैं उनके लिए वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के जो फीचर होता है वो भी प्रोवाइड करता है. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से उन एक्सेप्शंस को भी हैंडल किया जाता है. एरर हैंडलिंग यहाँ पे, एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब वो एरर्स अनएक्सपेक्टेड एरर्स होते हैं वो, ठीक है. इसीलिए इधर एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन भी एक टाइप का एरर ही कहा गया है यहाँ पे, बट एक्सेप्शंस इसलिए कि वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं, उनको भी हैंडल करने का फीचर है. उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से इस फीचर की मदद से उसको हैंडल किया जा सकता है. सो एरर्स आर इजीली डिटेक्टेड. It is easier to maintain a C++ programs as errors can be easily located and rectified. It also provides a feature called exception handling to support error handling in your program. Next, power and flexibility. C++ is a powerful and flexible language. Because of most of the powerful, flexible and modern Unix operating system is written in C++. C++ एक powerful और flexible language है, और ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मॉडर्न जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, या ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी डेवलप करने के लिए C++ का यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, सो इसी से हम जान सकते हैं कि ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है. ऑपरेटिंग सिस्टम्स तक इससे डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, सो मैंने बहुत सारे दूसरे लैंग्वेजेस के कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स को इस लैंग्वेज के थ्रू बनाया जा रहा है. मैनी कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स फॉर अदर लैंग्वेजेस सच एज, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, इनके कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स को भी C++ में लिखा गया है. सो मैनी कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स फॉर अदर लैंग्वेजेस सच एज, जैसे कि फोर्ट्रान, पर्ल, पाइथन, पास्कल, बेसिक, लिस्प एट्सेट्रा, इन सब के कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स को C++ में ही लिखा गया है. बाकी एट्सेट्रा मतलब और भी लैंग्वेजेस, इधर तो कुछ लिस्ट मेंशन की गई है. नाउ C++ programs have been used for solving physics and engineering problems and even for animated special effects for movies. C++ प्रोग्राम्स का यूज़ फिज़िक्स और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए इसके प्रोग्राम्स का यूज़ होता है, और कुछ मूवीज़ में जो एनिमेटेड स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालने के लिए भी C++ प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है. सो इट इज़ वेरी पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज. सो ये 17th फीचर है पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी का. C++ is a powerful and flexible language because of most of the powerful, flexible and modern Unix operating system is written in C++. Many compilers and interpreters for other languages such as Fortran, Perl, Python, Pascal, Basic, Lisp, etc. have been written in C++. C++ programs have been used for solving physics and engineering problems and even for animated special effects for movies. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फीचर जो है दैट इज स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज. C++ एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है.
The list of arguments of every function call is type checked during compilation. देखिए क्या होता है हर फंक्शन में, जैसा कि मैं फंक्शन का कॉन्सेप्ट अभी डिटेल में तो नहीं बताया बट यूज़ होते हैं फंक्शंस इसमें। तो उन फंक्शंस के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ होता है। सपोज ए बी सी करके किसी फंक्शन का नेम है, तो ब्रैकेट करके इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स का, सपोज एक्स वाई आर्ग्यूमेंट्स है, एक्स वाई, इन आर्ग्यूमेंट्स का सपोज यूज़ हुआ। तो स्ट्रांगली टाइप चेक मतलब देखिए पहले ही फंक्शन में लिखा रहेगा कि ये इंटीजर है INT और ये सपोज फ्लोट है, ठीक है, या फिर ये उस तरीके से मेंशन रहेगा इंटीजर है या ये कैरेक्टर है सपोज, ठीक है। तो पहले से ही प्री डिफाइंड रहता है कि ये वाला वेरिएबल क्या होना चाहिए, इंटीजर है या फ्लोट है। तो जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा और नए आर्ग्यूमेंट्स उसमें जब पास होंगे, एक्चुअल वैल्यूज जो पास होंगी, तो उनको चेक किया जाएगा कि वो इस यही डेटा टाइप यूज़ हो रहा है क्या। जैसे सपोज ये कैरेक्टर है लेकिन यहाँ नंबर का यूज़ हो गया एज एन आर्ग्यूमेंट, तो स्ट्रांगली टाइप चेक मतलब वो बोल देगा कि एरर है भैया, ये तो कैरेक्टर होना चाहिए, इधर इंटीजर कैसे पास कर दिया। तो इनको आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है, जो फंक्शन के अंदर जो यूज़ हो रही हैं दीज आर आर्ग्यूमेंट्स। सो इसकी लिस्ट को पूरा चेक किया जाता है ओरिजिनल फंक्शन से कि उस वो किस टाइप की है। कैरेक्टर टाइप है तो कैरेक्टर टाइप का ही आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसमें वो इंटीजर नहीं ले सकते, जो जिस टाइप का जिस ऑर्डर में है। जैसे ये फर्स्ट वाला इंटीजर है सपोज एक्स और वाई कैरेक्टर है, तो जब एक्चुअल में वैल्यू पास करेंगे तो वो चेक करेगा कि ये पहली वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए और दूसरी कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर की जगह नंबर नहीं यूज़ कर सकते, और इधर इंटीजर है तो कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं ले सकते यहाँ पे, मतलब कोई अल्फ़ाबेट हो गया वो सब नहीं ले सकते। इफ़ देयर इज़ अ टाइप मिसमैच, तो टाइप मिसमैच जब होगा जब वो देखेगा कि नहीं, जैसे होना कैरेक्टर चाहिए दे दिया इंटीजर, तो वो जैसे ही टाइप मिसमैच देखेगा बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल, ये एक्चुअल कहलाते हैं, और जब जब वैल्यूज़ यहाँ पे पास हो रही है ये फॉर्मल कहलाएंगी। या एक्चुअल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किसको क्या कहा गया है। इन दोनों वैल्यूज़ को चेक किया जाता है, इनमें से एक एक्चुअल कहलाती है, एक को फॉर्मल कहा गया है। इन दोनों में मेल होना चाहिए, यदि ये मिसमैच हो रही हैं दैट मीन्स वो एरर शो कर देगा। सो इफ देयर इज़ अ टाइप मिसमैच बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज अप्लाइड इफ पॉसिबल। यदि पॉसिबल हो सका तो वो अपनी तरफ से कन्वर्जन कर देगा C++ खुद ही, वो कंपाइलर अदरवाइज पॉसिबल नहीं है तो एरर शो कर देगा। उसको कंपाइल टाइम एरर वो शो कर देगा, मतलब कंपाइल करते वक्त ही एरर शो कर देगा। अ कंपाइल टाइम एरर अकर्स इफ एन इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल और इफ द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज इनकरेक्ट। यदि वो कन्वर्ट कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो वो एरर शो कर देगा। या फिर सपोज यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट्स थी मेन फंक्शन में, लेकिन यहाँ हमने 3 यूज़ कर ली, जब मेन टाइम पे उसको यूज़ करने पे आए तो बोलेगा भैया मेन ओरिजिनल फंक्शन में ही 2 डिफाइंड है तो 3 कहाँ से यूज़ कर लिया आर्ग्यूमेंट्स। तो ये ऐसे चेकिंग करता है कि एक तो टाइप सेम होना चाहिए और कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है उसको भी ये चेक करता है। तो ये स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। So the list of arguments of every function call is type checked during compilation, और ये compilation के टाइम ही ये चीज़ें चेक हो जाती हैं। If there is a type mismatch between actual and formal arguments, implicit conversion is applicable if possible. A compile time error occurs if an implicit conversion is not possible or if the number of arguments is incorrect. Now next feature है रीडिफाइन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स। अपनी तरफ से C++ जो भी ऑपरेटर्स एग्जिस्ट है उसको अपनी तरीके से भी डिफाइन कर देता है। C++ अलाउज द प्रोग्रामर टू रीडिफाइन द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स सच एज, जैसे प्लस माइनस। ये सुन के तो लगेगा कि ये सिर्फ इंटीजर्स को या डेसिमल्स इन सब को ही, नंबर्स को ही ऐड करेगा, बट इसका इसी प्लस ऑपरेटर को 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। कॉन्कैटिनेटिंग 2 स्ट्रिंग्स, मतलब वैसे तो जैसे 1+2 लिखते हैं हम कि हमें लगेगा कोई नंबर्स को ही कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ होता है, तो सपोज वो रिजल्ट शो करेगा 3, लेकिन इसकी जगह प्लस ऑपरेटर को हम 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए भी कर सकते हैं। सपोज 2 स्ट्रिंग्स है कैन यूज्ड, कैन यूज करके, कैन एंड यूज, इन दोनों को एक साथ हमें कंबाइन करना तो भी प्लस का यूज़ कर सकते। कैन प्लस यूज़ में ये क्या देगा, कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये एक साथ बस इनको मिला देगा। अभी कैन और यूज़ सेपरेटली लिखे हुए, जैसे ही प्लस कर देंगे तो वो कैन और यूज़ कंबाइन हो जाएंगे, कैन यूज़, ठीक है। तो प्लस को, इसको कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स कहा जाता है, 2 स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन कर देना।
पहले वो दूर दूर होंगे, उनमें स्पेस होगा, उस स्पेस को हटा के वो एक साथ कंबाइन कर देगा। तो दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए भी प्लस ऑपरेटर का यूज हो सकता है। सो द प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज फॉर एडिंग टू नंबर्स को तो ऐड कर ही सकते हैं, तो ऑब्वियस है प्लस का यूज होता ही है नंबर्स को, इंटीजर्स, इन सबको ऐड करने के लिए। लेकिन इसको स्ट्रिंग्स को भी कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब इसी सेम ऑपरेटर को हमने डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर लिया। नंबर्स को ऐड करना तो देखिए है ही, ठीक है, प्लस माइनस का काम होता ही है, बट अपनी तरफ से कैसे रीडिफाइन कर दिया उसको कि दो स्ट्रिंग्स को भी वो ऐड कर सकता है, बस उसको उस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। So redefine existing operators. C++ allows the programmer to redefine the meaning of existing operators such as plus minus. For example, the plus operator can be used for adding two numbers and concatenating two strings. अब next feature देखते हैं। नेक्स्ट 20th फीचर है मॉडलिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मॉडल करता है और सॉल्व भी डेफिनेटली। So the programs written in C++ are well suited for real world modeling problems as close as possible to the user perspective. जैसा यूज़र चाह रहा है कि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल वैसे ही मॉडल कर देगा वो प्रोग्राम्स, और डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की वो ताकत रखता है। मॉडलिंग का मतलब ही ये होता है कि उसको रिप्रेजेंट कर देना कोडिंग फॉर्म में, और उसको फिर इजीली सॉल्व भी कर देगा उस प्रॉब्लम को। नाउ नेक्स्ट फीचर है क्लैरिटी। ये इसका कोड बहुत क्लियर होता है, बहुत क्लैरिटी प्रोवाइड करती है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द कीवर्ड्स एंड लाइब्रेरी फंक्शंस यूज्ड इन C++ रिजेंबल कॉमन इंग्लिश वर्ड्स। जैसे कॉमन इंग्लिश वर्ड्स ही, उसके जो कीवर्ड्स और लाइब्रेरी फंक्शंस जो यूज़ होते हैं वो कॉमन इंग्लिश वर्ड्स को ही यूज़ करके बने हुए रहते हैं, तो ईजिली समझ में आ जाता है बहुत क्लियरली कि ये कोड आखिर कहना क्या चाहता है। सो लास्ट जो फीचर है दैट इज़ 21st जो फीचर है क्लैरिटी। So the keywords and library functions used in C++ resemble common English words, इसीलिए इसको कहा जाता है कि C++ क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। सो ये हो गए कंप्लीट फीचर्स। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।